हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम चैप्टर 3 का क्विक रिवीजन करेंगे। पहले आप चैप्टर 3 डिटेल में पढ़ चुके हैं। इस वीडियो को देख के सुन के आप फटाफट रिवीजन कर सकते हैं बोर्ड एग्जाम से पहले एक क्विक रिवीजन। चैप्टर 3 बिजनेस एनवायरनमेंट। स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट डू यू मीन बाय बिजनेस एनवायरनमेंट? Business environment means sum total of all external forces which affect the performance of our business, but they are outside the control. वो business environment कहलाता है वो सारी forces, वो सारे factors, वो सारे individuals, institutions जो हमारे business की performance को affect करते हैं, बट वो हमारे कंट्रोल में नहीं है। हम उन्हें अपने अकॉर्डिंग चेंज नहीं कर सकते। दैट इज अवर बिजनेस एनवायरनमेंट। बिजनेस एनवायरनमेंट क्या है? सम टोटल ऑफ ऑल इंडिविजुअल्स, इंस्टीट्यूशंस एंड अदर फोर्सेस दैट आर आउटसाइड द कंट्रोल ऑफ ए बिजनेस एंटरप्राइज बट दैट मे अफेक्ट इट्स परफॉर्मेंस। इंडिविजुअल्स से यहाँ पे क्या मतलब है? जैसे हमारे कस्टमर्स हो गए, हमारे सप्लायर्स हो गए, हमारे कॉम्पिटिटर्स हो गए। इंस्टीट्यूशंस मतलब जैसे बैंकिंग इंस्टीट्यूशन है, ठीक है, जहाँ से हम बिजनेस के लिए लोन वगैरह लेते हैं। तो ये सब गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस हैं जहाँ से हमें लाइसेंस वगैरह मिलता है। तो ये सब क्या है? फैक्टर्स हैं जो हमारे बिजनेस की परफॉर्मेंस को किसी ना किसी तरह से इफेक्ट करते हैं, आइदर पॉजिटिवली और नेगेटिवली। बट ये सभी फैक्टर्स हमारे कंट्रोल में नहीं हैं। दे ऑल आर एक्सटर्नल, मीन्स जिन्हें हम अपने अकॉर्डिंग चेंज नहीं कर सकते। इंडिविजुअल्स में जैसे मैंने भी बताया, कस्टमर्स हैं, कॉम्पिटिटर्स हैं, तो हम उनको ये नहीं कह सकते कि आप ये वाला प्रोडक्ट खरीदिए, वो अपनी चॉइस से लेंगे। आप हमारी शॉप से ही लीजिए, नहीं, वो हमारे कॉम्पिटिटर्स से भी ले सकते हैं। हम अपने कॉम्पिटिटर्स को कहें कि आप हमारे मार्केट से चले जाइए, दूसरी मार्केट में अपनी शॉप खोल लीजिए, ऐसा नहीं हो सकता ना। वो सारे एक्सटर्नल फोर्सेस में आते हैं जो हमारे बिजनेस की परफॉर्मेंस को इफेक्ट करते हैं। अब कस्टमर्स अगर हमारे यहाँ आएंगे, हमारे गुड्स परचेज करेंगे, तो हमारी सेल इंक्रीज होगी, हमारा प्रॉफिट इंक्रीज होगा, हमारा बिजनेस अच्छा चलेगा। अगर मान लीजिए कॉम्पिटिटर्स हमारी मार्केट में कम होंगे तो हमारा फ़ायदा है उसमें, और ज़्यादा कंपटीशन होगा तो हमारा नुकसान भी है। तो ये सब फैक्टर्स हमारे बिजनेस को इफ़ेक्ट कर रहे हैं, हमारे बिजनेस की परफॉर्मेंस को इफ़ेक्ट कर रहे हैं, बट ये हमारे हाथ में नहीं है, हमारे कंट्रोल में नहीं है। ये सब मिलाकर क्या कहलाता है? हमारा बिजनेस एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट मीन्स होता है आसपास का एटमॉस्फेयर, आसपास का वातावरण। तो बिजनेस एनवायरनमेंट मीन्स जो बिजनेस के आसपास फैक्टर्स हैं, फोर्सेस हैं, इंडिविजुअल्स हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, वो सब मिला के हमारे क्या हो गया? बिजनेस एनवायरनमेंट। समझ में आया स्टूडेंट्स आप लोगों को? फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। बिजनेस एनवायरनमेंट का सबसे पहला फीचर है टोटलिटी ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस। अभी हमने समझा एक्सटर्नल फोर्सेस मतलब जो हमारे कंट्रोल में नहीं हैं, आउटसाइडर्स हैं, बट हमारे बिजनेस की परफॉर्मेंस को इफ़ेक्ट कर रहे हैं। इन सबको इकट्ठा कर देना, टोटलिटी। तो ये सबसे पहला फीचर है हमारे बिजनेस एनवायरनमेंट का कि ये सब मिलकर हमारे बिजनेस को इफ़ेक्ट करते हैं, और केवल एक पर्टिकुलर बिजनेस को नहीं, हर एक के बिजनेस को इफ़ेक्ट करते हैं। तो इनका नेचर कैसा है? एग्रीगेटिव। एग्रीगेटिव का ऑपोजिट क्या होता है? स्पेसिफिक। स्पेसिफिक का मतलब होता है पर्टिकुलर, किसी एक पर्टिकुलर बिजनेस को इफेक्ट नहीं कर रहे, कोई भी बिजनेस हो सभी को इफेक्ट कर रहे हैं। जो जिस बिजनेस के कस्टमर्स हैं वो उसके बिजनेस को इफेक्ट कर रहे हैं, आइदर पॉजिटिवली और नेगेटिवली। तो एग्रीगेटिव इन नेचर मतलब टोटलिटी, मतलब सब मिलाकर बिजनेस एनवायरनमेंट कहलाता है। जितनी भी एक्सटर्नल फोर्सेस है सबको इकट्ठा कर दिया, और हर एक बिजनेस को कोई ना कोई इफेक्ट कर रहा है किसी ना किसी तरह से। तो इसीलिए सबसे पहला फीचर है बिजनेस एनवायरनमेंट का टोटलिटी ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस। बिजनेस एनवायरनमेंट इज द सम टोटल ऑफ ऑल थिंग्स एक्सटर्नल टू बिजनेस फर्म्स एंड एज सच इज एग्रीगेटिव इन नेचर।
यहाँ पर एक्सटर्नल का मतलब क्या है? एक्सटर्नल का ऑपोजिट होता है इंटरनल। इंटरनल फोर्सेस कौन सी होती हैं? जैसे हमारे यहाँ वर्कर्स वर्क कर रहे हैं, हमारा स्टाफ, हमारे एम्प्लॉयज़, तो वो हमारे कंट्रोल में हैं। हम जिसको चाहे रखें, जिसको चाहे निकालें, है ना, जिसको चाहे प्रमोशन दें, डिमोशन दें, ट्रांसफ़र दें, दे आर इन आवर कंट्रोल। वो भी हमारे बिजनेस की परफॉर्मेंस को इफेक्ट कर रहे हैं, पर वो इंटरनल फोर्सेस हैं। यहाँ उनकी बात नहीं हो रही है, यहाँ किसकी बात हो रही है? एक्सटर्नल फोर्सेस की। बिजनेस एनवायरनमेंट हमारा सम टोटल किसका है? एक्सटर्नल फोर्सेस का। मतलब जो आउटसाइड आवर कंट्रोल, जिनको हम कंट्रोल नहीं कर सकते, बट फिर भी वो हमारे बिजनेस पे कुछ ना कुछ इफेक्ट डाल रहे हैं। समझ में आया स्टूडेंट्स आपको ये वाला पॉइंट? नाउ सेकंड फीचर, स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्सेस। अब ये जो एक्सटर्नल फोर्सेस हैं, इनमें कुछ स्पेसिफिक होती हैं और कुछ जनरल होती हैं। स्पेसिफिक मीन्स जो एक पर्टिकुलर बिजनेस को इफेक्ट कर रही हैं, और जनरल मीन्स जो सभी बिजनेस को एक जैसा इफेक्ट कर रही हैं। तो हमने इन एक्सटर्नल फोर्सेस को 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया, स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्सेस। बिजनेस एनवायरनमेंट इंक्लूड करता है दोनों को, स्पेसिफिक फोर्सेस को भी और जनरल फोर्सेस को भी। स्पेसिफिक फोर्सेस किसको कहा गया? जो हमारे इन्वेस्टर्स हैं, जैसे शेयर होल्डर्स हैं, उन्होंने हमारी कंपनी में इन्वेस्ट किया है, तो वो पर्टिकुलर उनका जो पॉजिटिव मान लीजिए हमें इफेक्ट कर रहे हैं, तो पर्टिकुलर हमारी कंपनी को ही कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने हमारी कंपनी के शेयर्स खरीदे हैं। ठीक है ना? ऐसे ही कस्टमर्स जो हमारे बिजनेस के कस्टमर्स हैं, मान लीजिए हमारा क्लोथ्स का बिजनेस है, तो जो क्लोथ्स खरीदने आ रहे हैं, वो वाले कस्टमर्स, पर्टिकुलर वो वाले कस्टमर्स है ना, हमारे बिजनेस को इफेक्ट कर रहे हैं। सभी तरह के कस्टमर्स नहीं, हर एक कस्टमर्स की अलग अलग डिमांड है। तो जो गुड्स हमारे पास है, हमारे पर्टिकुलर कस्टमर्स हो गए। ऐसे ही हमारे पर्टिकुलर कॉम्पिटिटर्स, मान लीजिए हम मोबाइल फ़ोन में डील कर रहे हैं, तो मोबाइल में जितने कम हैं डीलर्स, तो वो सब हमारे कॉम्पिटिटर्स होंगे। बाकी जो अलग अलग बिजनेस कर रहे हैं मोबाइल के अलावा, वो थोड़ा हमारे कॉम्पिटिटर्स होंगे। तो हमारे पर्टिकुलर कस्टमर्स, हमारे पर्टिकुलर कॉम्पिटिटर्स, हमारे इन्वेस्टर्स, तो ये स्पेसिफिक फोर्सेस में आ गए। हमारे सप्लायर्स जिनसे हम सामान खरीद रहे हैं, है ना, वो हमें पॉजिटिवली या नेगेटिवली इफेक्ट कर रहे हैं। तो ये सभी इंडिविजुअल एंटरप्राइजेस डायरेक्टली और इमीडिएटली एक पर्टिकुलर बिजनेस को इफेक्ट करती हैं डे टू डे वर्किंग में, तो इसीलिए इन्हें हमने स्पेसिफिक फोर्सेस कह दिया। और जनरल फोर्सेस मतलब जनरल, जो सबके लिए है, जैसे सोशल, पॉलिटिकल, लीगल, टेक्नोलॉजिकल। अब ये सब चीज़ें किस में आ गई? जनरल फोर्सेस में। सोशल का मतलब यहाँ सोसाइटी से हो गया, जैसे हम जिस सोसाइटी में रहते हैं, वहाँ के कस्टम्स, वहाँ के ट्रेडिशंस, है ना, आजकल ये ट्रेंड चल रहा है, तो ये सब चीज़ें जनरल फोर्सेस में आ गई। ऐसे ही पॉलिटिकल मतलब हमारे यहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट किसकी है, स्टेट गवर्नमेंट किसकी है, फिर वो क्या नई पॉलिसीज़, क्या नए रूल्स लेके आ रहे हैं, वो सभी बिजनेस को एक जैसा इफेक्ट कर रहे हैं। लीगल मतलब जो लॉ बनी हुई हैं, रूल्स रेगुलेशंस गवर्नमेंट ने बनाए हुए हैं, जैसे सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स आते हैं, है ना। या फिर टेक्नोलॉजिकल कंडीशंस, जैसे आजकल सब कुछ ऑनलाइन होने लग गया है, पेमेंट आप ऑनलाइन कर सकते हैं, आप कुछ बुकिंग वगैरह करनी है ऑनलाइन कर सकते हैं, तो ये सब टेक्नोलॉजिकल है। तो ये सब मिलाकर जनरल फोर्सेस कहलाती हैं, जो सभी बिजनेस को एक जैसा इफेक्ट करती हैं। हैव इम्पैक्ट ऑन ऑल बिजनेस एंटरप्राइजेज एंड दस में अफेक्ट एन इंडिविजुअल फर्म ओनली इनडायरेक्टली। अगर हम इनका प्रभाव एक पर्टिकुलर फॉर्म पे देखें तो इनडायरेक्टली है, डायरेक्टली नहीं है। ठीक है ना, और है सभी के साथ। नाउ थर्ड फीचर इज इंटर रिलेटेडनेस। स्टूडेंट्स, इंटर रिलेटेड का मतलब क्या होता है? हाँ, जो एक दूसरे पर इफेक्ट डालते हैं। जैसे एक का इफेक्ट दूसरे पर देखने को मिलता है, तो हम कहेंगे ये इंटर रिलेटेड है। मतलब अगर हम एक में चेंज करते हैं तो उसका इफेक्ट दूसरे पर भी पड़ता है, तो हम कहेंगे ये दोनों चीज़ें क्या हैं? इंटर रिलेटेड हैं। तो यहाँ पर बिजनेस एनवायरनमेंट का थर्ड फीचर है कि बिजनेस एनवायरनमेंट कैसा है? इंटर रिलेटेडनेस है इसमें। क्यों? क्योंकि इसके जितने भी एलिमेंट्स हैं,
इसके एलिमेंट्स कौन कौन से हो गए? अभी हमने पढ़ा जैसे सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, है ना, टेक्नोलॉजिकल, लीगल, ये सब क्या है? एलिमेंट्स हैं बिजनेस एनवायरनमेंट के। आगे डिटेल में आपको समझाएंगे। इन्हें एलिमेंट्स भी कहते हैं, डायमेंशंस भी कह सकते हैं, कंपोनेंट्स भी कह सकते हैं। मतलब बिजनेस एनवायरनमेंट इन सब से मिलके बना है ना। तो ये इसके एलिमेंट्स हो गए। एलिमेंट्स का मतलब होता है पार्ट्स। जैसे हम मान लो एक कार है, बच्चे खेलते हैं ना, छोटी सी कार होती है, उसके पार्ट्स अलग अलग कर दो तो वो कार क्या कहेंगे? टूट गई। और पार्ट्स सारे असेंबल कर दो तो क्या कहेंगे? उसको कार। तो कार कैसे बनी? उन सब पार्ट्स को जोड़कर, उसको हमने कार कह दिया। ऐसे ही बिजनेस एनवायरनमेंट कैसे बना? इन सब एलिमेंट्स को जोड़कर, इन सब पार्ट्स को जोड़कर। कौन कौन से पार्ट्स हैं बिजनेस एनवायरनमेंट के? सोशल, पॉलिटिकल, लीगल, टेक्नोलॉजिकल, इकोनॉमिक। ये क्या है? ये पार्ट्स हैं बिजनेस एनवायरनमेंट के। इन सबको जोड़ के बना है बिजनेस एनवायरनमेंट। अब ये जितने भी पार्ट्स हैं ना, ये आपस में कैसे हैं? इंटर रिलेटेड है। इंटर रिलेटेड मतलब कि एक में अगर चेंज आएगा तो उसका इफेक्ट हमें दूसरे पे देखने को मिलेगा। जैसे मान लीजिए हमारे इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में चेंज आया। इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में चेंज आया मतलब लोगों की स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इम्प्रूव हुआ, लोगों की इनकम बढ़ी। ठीक है ना। इकोनॉमिक एनवायरनमेंट का मतलब होता है जो इनकम से रिलेटेड हो गया। इनकम है, प्राइसेस हैं, है ना, जैसे फॉरेन एक्सचेंज रेट्स हैं, इन्फ्लेशन, ये जितने भी हम टर्म्स इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं तो ये सब इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में आता है। अब एक पर्टिकुलर पर्सन की इनकम का बढ़ना, ये क्या है? इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में आएगा। और उसका इफेक्ट पड़ा सोशल एनवायरनमेंट पे। सोशल एनवायरनमेंट पे क्या इफेक्ट पड़ा? कि स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इम्प्रूव हो गया। ठीक है ना। अब इनकम बढ़ने से क्या हुआ? स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग पे इफेक्ट देखने को मिला। ऐसे ही मान लीजिए टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट में चेंज आया कि अब सब चीज़ें ऑनलाइन हम बुक कर सकते हैं और घर बैठे हम या ऑफिस में बैठे कहीं से भी कुछ भी परचेज सेल कर सकते हैं। तो इसका इफेक्ट हम इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में देखने को मिलता है। क्या? कि गुड्स की डिमांड बढ़ गई है। ठीक है ना। तो अब गुड्स की डिमांड बढ़ना ये इकोनॉमिक एनवायरनमेंट है और ऑनलाइन शॉपिंग वगैरह करना ये टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट है। तो ये आपस में कैसे हो गए? इंटर रिलेटेड, कि एक में चेंज आने से दूसरे पे उसका इफेक्ट देखने को मिलता है। समझ में आया आप लोगों को? नाउ फोर्थ फीचर ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट इज डायनामिक नेचर। डायनामिक का मतलब होता है जिसमें चेंज आता है। ठीक है ना। तो बिजनेस एनवायरनमेंट भी कैसा है? डायनामिक है। मतलब बिजनेस एनवायरनमेंट भी आप देखो चेंज होता रहता है। जैसे जैसे आप देखो टेक्नोलॉजी इम्प्रूवमेंट हो रही है, या कस्टमर की जो टेस्ट प्रेफरेंस है उनमें चेंज आ रहा है, या मार्केट में नए कॉम्पिटिटर्स आ गए हैं। तो इस तरह से हम देखें अगर अपने बिजनेस एनवायरनमेंट में तो ये कैसा है? डायनामिक है। मतलब ये टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है। ये वाला पॉइंट सबको समझ में आया? इसके बाद नेक्स्ट फीचर आता है बिजनेस एनवायरनमेंट का, अनसर्टेनिटी। अनसर्टेन का मतलब होता है अनिश्चितता, कि कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो हमारा बिजनेस एनवायरनमेंट कैसा है? अनसर्टेन। अनसर्टेन मतलब कि इसमें कभी भी कुछ भी चेंजेस हो सकते हैं। इसको स्टडी हम पूरी तरह से एक्यूरेटली हम कहें स्टडी कर लें, ऐसा नहीं है पॉसिबल। आज हम स्टडी कर रहे हैं अपने बिजनेस एनवायरनमेंट की और किसी कंक्लूजन पे पहुंच रहे हैं, बट इसका नेचर तो डायनामिक है। कल को हम देखते हैं वो चेंज हो चुका होता है ना। फिर से हमें नई प्लानिंग करनी पड़ती है। तो बिजनेस एनवायरनमेंट अनसर्टेन है। इसको पूरी तरह से बिल्कुल एक्यूरेटली समझना बहुत डिफ़िकल्ट है कि आगे क्या होगा। क्यों? क्योंकि इसका नेचर डायनामिक है। ये बहुत जल्दी जल्दी चेंज होता रहता है। इसका एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं, फैशन इंडस्ट्रीज़ हैं, आईटी इंडस्ट्रीज़ हैं, इनमें आप देखिए बहुत जल्दी चेंजेस आते हैं। आप देखो जैसे मोबाइल फ़ोन्स में ही देख लो, 3G 4G अब 5G आने वाला है। ऐसे मतलब न्यू टेक्नोलॉजीज, जब भी आप कोई नया फ़ोन, कभी लैपटॉप, कभी टैब लो तो नए नए फीचर्स उसमें आ जाते हैं। तो ये जो आईटी सेक्टर है ये बहुत अनसर्टेन है।
है ना। अगर आप मान लो आज कंप्यूटर कोर्स कर रहे हो, फिर आपने छोड़ दिया, तो कुछ टाइम बाद आपको फिर से नए तरह से सीखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि नए सॉफ्टवेयर आ गए, सब चेंज हो गया। तो इसीलिए आईटी सेक्टर, ऐसी फैशन इंडस्ट्रीज़ हैं, बहुत जल्दी चेंजेस आते हैं इन इंडस्ट्रीज़ में। तो इसीलिए बिजनेस एनवायरनमेंट की स्टडी करना डिफ़िकल्ट इसीलिए है क्योंकि ये अनसर्टेन है। आज हम सोच रहे हैं ऐसा कर लेंगे अपने एनवायरनमेंट की स्टडी करके, पर कल हम देखते हैं चेंज हुआ होता है। इसके बाद 6th फीचर है बिजनेस एनवायरनमेंट का, कॉम्प्लेक्सिटी। बिजनेस एनवायरनमेंट की स्टडी को डिफ़िकल्ट कहा, कॉम्प्लेक्स कहा। ये पूरा प्रोसेस जो है कॉम्प्लेक्स है। क्यों? क्योंकि इनके जो डिफरेंट एलिमेंट्स हैं वो आपस में इंटर रिलेटेड हैं, इनका नेचर डायनामिक है, अनसर्टेन है। तो इन सब चीज़ों को अगर हम देख रहे हैं तो बिजनेस एनवायरनमेंट की स्टडी कैसी है? बहुत ही कॉम्प्लेक्स है, ईजी नहीं है समझना। क्यों? क्योंकि इसके जो पार्ट्स हैं वो भी आपस में इंटर रिलेटेड है। और इसका लास्ट फीचर है 7th फीचर, रिलेटिविटी। स्टूडेंट्स, यहाँ रिलेटिविटी का मतलब है कंपेरेटिवली। अगर हम एक रीजन टू रीजन कंपेयर करें, एक कंट्री से दूसरी कंट्री को कंपेयर करें, तो हर एक कंट्री का, हर एक रीजन का बिजनेस एनवायरनमेंट आपको अलग मिलेगा। जैसे मान लीजिए आप इंडिया में बिजनेस कर रहे हैं, आप इंडिया से बाहर जाते हैं बिजनेस करने, तो यहाँ के कस्टमर्स का टेस्ट प्रेफरेंस अलग था, वहाँ के कस्टमर्स का टेस्ट प्रेफरेंस अलग मिलेगा। तो आपको उसके अकॉर्डिंग अपने प्रोडक्ट्स में चेंजेस करनी पड़ेंगी। जितनी सेल प्रॉफिट आप यहाँ कमा रहे थे, जरूरी नहीं है दूसरी कंट्री में भी उतनी ही आपके प्रोडक्ट्स बिकें, ठीक है ना। ऐसे ही हम रीजन टू रीजन देखते हैं। अगर आप इंडिया में ही देखिए, नॉर्थ रीजन, नॉर्दर्न रीजन में, तो यहाँ पर लोगों का डिमांड अलग है, टेस्ट अलग है, प्रेफरेंस अलग है। अगर आप वही साउथ में चले जाइए तो वो अलग होगा, ठीक है ना। जैसे आप देखिए कि अगर हम इंडिया में देखें तो साड़ी की डिमांड ज़्यादा है। अगर आप वही फ्रांस में चले जाइए, जर्मनी में चले जाइए अपनी साड़ी सेल करने, तो वहाँ कोई खरीदेगा नहीं, वहाँ कोई पहनता ही नहीं है साड़ी। तो बिजनेस एनवायरनमेंट कंट्री टू कंट्री डिफर है, रीजन टू रीजन डिफर है। डायमेंशंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, अभी हमने स्टार्टिंग में भी आपको समझाया था। डायमेंशंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, ये कई तरह से पूछा जा सकता है एग्जाम्स में क्वेश्चन। आइदर डायमेंशंस वर्ड विल कम और कंपोनेंट्स और एलिमेंट्स। बिजनेस एनवायरनमेंट के डिफरेंट एलिमेंट्स हैं, या कह सकते हैं डायमेंशंस हैं, या कह सकते हैं कंपोनेंट्स हैं। कौन कौन से? आपको पहले भी समझाए थे, इकोनॉमिक, सोशल, पॉलिटिकल, लीगल एंड टेक्नोलॉजिकल। दीज आर द डायमेंशंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, और वी कैन से एलिमेंट्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, और वी कैन से कंपोनेंट्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। तो किसी भी नेम से आ जाए, कभी आप सोचें ये तो हमें पढ़ाया ही नहीं है। कंपोनेंट्स, एलिमेंट्स, ठीक है, फैक्टर्स, किसी भी नेम से आ सकता है। डायमेंशंस, आंसर यही होगा, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, सोशल एनवायरनमेंट, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, लीगल एनवायरनमेंट एंड टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट। सबसे पहले आपको ये नेम लर्न होने चाहिए। उसके बाद इनमें कैसे पहचानेंगे, अगर केस स्टडी आ जाती है, कैसे पहचानेंगे कि आंसर इकोनॉमिक एनवायरनमेंट है? जब आपको पता होगा इकोनॉमिक एनवायरनमेंट के बारे में कि हमारा जो बिजनेस एनवायरनमेंट है, उसका सबसे पहला जो एलिमेंट है इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, उसका क्या मतलब है। नाम से पता चल रहा है इकोनॉमिक। इकोनॉमिक्स में हम क्या क्या पढ़ते हैं? प्राइस में चेंजेस होना, डिमांड सप्लाई में चेंजेस होना, है ना, इंटरेस्ट रेट, इन्फ्लेशन रेट, स्टॉक मार्केट के बारे में, वैल्यू ऑफ रुपी के बारे में, लोगों की इनकम के बारे में जो चेंजेस आते हैं वो अगर हम देख रहे हैं, तो ये सब चीज़ें किस में आएंगी? इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में। तो अगर केस स्टडी में इन सब के बारे में जिक्र हो रहा है तो आप समझ जाएंगे कि ये बिजनेस एनवायरनमेंट की कौन सी डायमेंशन है? इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। अब बिजनेस एनवायरनमेंट का हमने इकोनॉमिक एनवायरनमेंट को डायमेंशन क्यों बताया, क्यों इसका एक पार्ट बताया? क्योंकि इनमें चेंजेस आने से हम देखते हैं कि हमारे बिजनेस इफेक्ट होता है ना। बिजनेस एनवायरनमेंट में हमने क्या पढ़ा था? इंडिविजुअल्स, इंस्टीट्यूशंस, फोर्सेस,
विच आर आउटसाइड अवर कंट्रोल बट अफेक्ट्स अवर परफॉर्मेंस, बिजनेस की परफॉर्मेंस को इफेक्ट करता है। इन सब में चेंजेस आना, मान लो इंटरेस्ट रेट चेंज हो रहे हैं तो उससे क्या होगा, अब मान लीजिए कंपनी को लोन चाहिए, अब इंटरेस्ट रेट हो रहे हैं हाई तो वो ज़्यादा लोन नहीं ले पा रही, ज़्यादा कंपनी में इन्वेस्ट नहीं कर पा रहे। तो ये सब चीज़ें क्या कर रही हैं, आगे बिज़नेस को इफ़ेक्ट कर रही है, बिज़नेस की परफॉर्मेंस को इफ़ेक्ट कर रही हैं। मान लीजिए मशीन्स वगैरह परचेज़ करनी है या रॉ मटेरियल परचेज़ करना है, उसके लिए हमें फ़ंड्स चाहिए, लोन लेना है, पर इंटरेस्ट रेट बहुत हाई है तो हमने कम लोन लिया। इंटरेस्ट रेट अगर कम होगा तो हम लोन ज़्यादा लेंगे, ज़्यादा लोन लेंगे तो ज़्यादा मशीन्स, ज़्यादा रॉ मटेरियल्स अरेंज हो पाएंगे, तो ज़्यादा प्रोडक्शन होगा। तो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट हमारे बिजनेस को क्या करता है, बिजनेस की परफॉर्मेंस को इफेक्ट करता है। इसमें भी आपने देखिए एग्जाम्पल में लिखा है, एग्जाम्पल ऑफ इकोनॉमिक एनवायरनमेंट अफेक्टिंग द फंक्शनिंग ऑफ अ बिजनेस एंटरप्राइज, अ राइज इन द डिस्पोजेबल इनकम ऑफ पीपल। डिस्पोजेबल इनकम मीन्स लोग जो इनकम अर्न करते हैं उसमें से कुछ तो उनका एक्सपेंडिचर हो जाता है, ठीक है, और कुछ उनकी सेविंग्स होती हैं। तो जो वो पार्ट एक्सपेंडिचर कर रहे हैं, मतलब जो अपनी वो गुड्स वगैरह परचेज कर रहे हैं, तो वो उनकी क्या है, डिस्पोजेबल इनकम है। अब वो ये बढ़ रही है, मतलब लोग ज़्यादा कमा रहे हैं, ज़्यादा खर्च कर रहे हैं, इससे क्या होगा, कंट्री की जीडीपी बढ़ती है। कैसे, क्योंकि वो ज़्यादा गुड्स की डिमांड करेंगे। मान लीजिए आपकी इनकम बढ़ी तो आप ज़्यादा गुड्स परचेज करेंगे, ज़्यादा गुड्स परचेज करेंगे तो मार्केट में क्या होगा, गुड्स की डिमांड बढ़ेगी, तो कंट्री की ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट बढ़ेगी, मतलब टोटल आउटपुट जो कंट्री में पहले प्रोडक्शन होता था और जो अब हो रहा है वो इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है ना। तो बिजनेस पे इफेक्ट पड़ा किसका, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट का। इकोनॉमिक एनवायरनमेंट कैसे पता चला, क्योंकि लोगों की इनकम बढ़ रही है, डिस्पोजेबल इनकम ऑफ पीपल इंक्रीज हो रही है। Now students, second dimension is social environment. Social word बना है सोसाइटी से, हम जहाँ पर रहते हैं, है ना, वहाँ पर हमारे आसपास किस तरह के लोग रहते हैं, ठीक है, हमारी सोसाइटी, हमारे कस्टम्स, हमारे ट्रेडिशंस, जिसे हम कहते हैं रीति रिवाज, है ना, हमारी वैल्यूज़ कि हम किसको सही समझते हैं, किसको गलत समझते हैं, है ना, हमारे सोशल ट्रेंड्स कि आजकल सोसाइटी में क्या चल रहा है, सोसाइटीज़ एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम बिजनेस, हमारी जो सोसाइटी है वो क्या चाहती है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन से, ये सब किस में आते हैं, सोशल एनवायरनमेंट में। अगर केस स्टडी में इनसे रिलेटेड कोई भी बात हो रही होगी और नीचे क्वेश्चन पूछा जाए कि आइडेंटिफाई करिए एलिमेंट ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, तो आप समझ जाएंगे कि यहाँ पर सोशल एनवायरनमेंट की बात हो रही है। अब ये सोशल एनवायरनमेंट हमारे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को कैसे इफ़ेक्ट करता है, ये आप इस एग्जाम्पल से समझेंगे। फॉर एग्जाम्पल, customs and traditions define social practices that have lasted for decades or even centuries. For example, celebration of Diwali, Eid, Christmas, Guru Parv in India provides significant financial opportunities for greeting cards, companies, sweets or confectionery manufacturers, tailoring outlets and many other related business. स्टूडेंट्स, हम मान लीजिए नॉर्दर्न इंडिया में रहते हैं, यहाँ पर दिवाली, ईद, ये सब चीज़ें, गुरु पर्व, ये सब चीज़ें ज़्यादा सेलिब्रेट होती हैं। तो आप देखते हो जब दिवाली, ईद, इस तरह का कोई फेस्टिवल आता है तो मार्केट में कितना रश हो जाता है, सब शॉप्स पे कितना रश होता है, लोग कितने गुड्स की डिमांड करते हैं, बिज़नेस कितना चलता है लोगों का, तो उनकी परफॉर्मेंस इफ़ेक्ट हो रही है बिज़नेस की। दिवाली, ईद के अकॉर्डिंग जो जो गुड्स चाहिए वो मार्केट में आपको अवेलेबल हो जाते हैं। अब जैसे मान लीजिए दिवाली पर, ईद पे नए क्लोथ्स वगैरह सब बनवाते हैं, नए फुटवियर्स खरीदते हैं, तो उनकी शॉप्स पे उनका बिजनेस इफेक्ट होता है, डिमांड बढ़ती है, शॉप पे सेल बढ़ती है। तो ये सब चीज़ें क्या हैं, हमारी सोसाइटी में आती हैं, हमारा सोशल एनवायरनमेंट है जो हमारे बिजनेस को इफ़ेक्ट कर रहा है। ठीक है, जब क्रिसमस आती है
तो हम देखते हैं केक्स वगैरह की डिमांड ज़्यादा होती है, ग्रीटिंग कार्ड्स की होती है दिवाली वगैरह पर, है ना। आप देखते हैं स्वीट्स वगैरह की होती है, कन्फेक्शनरी आइटम्स की होती है। तो अलग अलग फेस्टिवल्स पे अलग अलग गुड्स की डिमांड बढ़ती है, तो उनका बिजनेस इफेक्ट होता है। थर्ड वन इज़ टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट। नाम से ही पता चल रहा है टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है ये। टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट में क्या क्या होता है? साइंटिफिक इम्प्रूवमेंट्स, इनोवेशंस विच प्रोवाइड न्यू वे ऑफ प्रोड्यूसिंग गुड्स एंड सर्विसेज। जैसे नई टेक्नोलॉजी आ गई, न्यू टाइप्स ऑफ मशीन्स आ गई, न्यू मेथड्स आ गए, न्यू टेक्निक्स आ गई बिज़नेस को ऑपरेट करने की, है ना। जैसे हम देखते हैं कि अब ऑनलाइन वगैरह हो गया है सब कुछ। हम पेटीएम से ऑनलाइन पेमेंट कर लेते हैं, गूगल पे से ऑनलाइन पेमेंट कर लेते हैं घर बैठे, है ना। हमें कैश वगैरह कैरी करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। हम ऑनलाइन गुड्स वगैरह मार्केट से परचेज़ भी कर सकते हैं, घर पे मंगवा भी सकते हैं, ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं। तो ये सब क्या है? न्यू मेथड्स, न्यू टेक्निक्स ऑफ ऑपरेटिंग अ बिज़नेस। आप जहाँ भी शॉप्स पे जाते हैं, सब जगह आप देखो वो लगा हुआ होता है कि आप यहाँ पर भीम या यूपीआई या पेटीएम से आपका वो स्कैन करके पेमेंट कर सकते हैं। तो ये क्या है? न्यू मेथड्स एंड टेक्निक्स ऑफ ऑपरेटिंग अ बिज़नेस। पहले हम कितनी लंबी लंबी लाइनों में खड़े होते थे टिकट्स वगैरह लेने के लिए, अब आप देखिए ऑनलाइन टिकट्स बुक हो जाती हैं। तो इससे क्या हो रहा है? बिज़नेस इफ़ेक्ट हो रहा है, बिज़नेस की परफॉर्मेंस इफ़ेक्ट हो रही है ना। सेल बढ़ रही है बिजनेसमैन की, ठीक है। तो इससे क्या हो रहा है? पॉजिटिवली इफ़ेक्ट हो रहा है हमारे बिज़नेस को। तो एग्जाम्पल ऑफ टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट अफेक्टिंग द फंक्शनिंग ऑफ बिजनेस एंटरप्राइज। फॉर एग्जाम्पल, एयरलाइन कंपनीज हैव इंटरनेट एंड वर्ल्ड वाइड वेब पेजेस where customers can look for flight times, destinations and fares and book their tickets online. वो है पॉलिटिकल एनवायरनमेंट। पॉलिटिकल एनवायरनमेंट कैसे पहचानेंगे आप? पॉलिटिकल एनवायरनमेंट में पॉलिटिकल कंडीशंस आप देखेंगे, जैसे जनरल स्टेबिलिटी एंड पीस इन द कंट्री। हमारे कंट्री में शांति है, स्टेबिलिटी है। ऐसा नहीं है कि रोज़ रोज़ सरकार चेंज हो रही है, प्रेसिडेंशियल रूल लग रहा है, सरकार से देश संभल नहीं रहा है, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, कर्फ्यू लग रहे हैं। ये सब चीज़ें नहीं हैं। इसका मतलब क्या है? पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, पीस है कंट्री में। स्पेसिफिक एटीट्यूड्स दैट इलेक्टेड गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव्स होल्ड टुवर्ड्स बिजनेस, और जिसे हम लोगों ने वोट देकर अपना रिप्रेजेंटेटिव बनाया है, गवर्नमेंट इलेक्ट करी है जो हमने, उसका क्या एटीट्यूड है बिजनेस की तरफ, वो क्या सोचता है बिजनेस के बारे में। ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है पॉलिटिकल एनवायरनमेंट का, जो हमारे बिजनेस को इफ़ेक्ट करता है। जैसे मान लीजिए हमने बहुत बड़ा कोई प्लांट लगाना है कार मैन्युफैक्चरिंग का। जैसे आप देखिए टाटा वालों ने नैनो स्टील प्लांट लगाया था, नैनो कार वगैरह मैन्युफैक्चरिंग का प्लांट लगाया था। तो जिस स्टेट में वो प्लांट लगना था वहाँ की गवर्नमेंट ने मना कर दिया कि नहीं, हम यहाँ नहीं लगाने देंगे। फिर दूसरे स्टेट में शिफ्ट हुआ। तो अब जिस कंपनी ने वो स्टार्ट करना था, उसने करोड़ों रुपए खर्च करने थे, तो उस कंपनी के लिए कितनी दिक्कत हो जाएगी अगर गवर्नमेंट मना कर दे कि नहीं, यहाँ नहीं लगाने देंगे हम, ठीक है ना। इसी तरह से आप देखिए यहाँ पर मुजफ्फरनगर वगैरह साइड में कहीं भी आपको रिलायंस फ्रेश नहीं मिलेगा, फ्रूट्स वेजिटेबल्स का स्टोर, है ना। क्यों? क्योंकि यहाँ पर उन्हें लगता है कि ये जो वेंडर्स हैं, वेजिटेबल वेंडर्स हैं, फ्रूट वेंडर्स हैं, जो गली में आते हैं बेचने, तो इन सब का काम ख़त्म हो जाएगा, इनकी रोज़ी रोटी छिन जाएगी। तो गवर्नमेंट ने रिलायंस फ्रेश को यहाँ नहीं आने दिया, बाकी बिग सिटीज़ में तो है। तो ये सब चीज़ें गवर्नमेंट, जो हमारी इलेक्टेड गवर्नमेंट है, उसका जो रिप्रेजेंटेटिव है, वो क्या सोचता है बिज़नेस के प्रति, उसकी क्या सोच है, ये बहुत मायने रखता है। तो अगर मान लीजिए गवर्नमेंट हमें अप्रिशिएट करती है, सपोर्ट करती है, तो हम इतना बड़ा प्लांट लगाएं, वहाँ पर सब करें, तो बाद में गवर्नमेंट अपने डिसीज़न चेंज ना कर दे, लाइसेंस देने को मना ना कर दे, तो बिजनेसमैन सोचते हैं कि हमारी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी हो, है ना, जिससे हमारा जो भी हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो सेफ़ हो, ना, उसमें कोई प्रॉब्लम ना आए।
तो हमारे बिजनेस इफ़ेक्ट होते हैं पॉलिटिकल स्टेबिलिटी से भी। जैसे आपने पीछे देखा होगा कवाल कांड हुआ था, काफ़ी दिन कर्फ्यू वगैरह लगा, काफ़ी झगड़े हुए, काफ़ी लोगों की डेथ हुई, तो कह रहे थे कि इतने टाइम्स हमारी इकोनॉमी बैकवर्ड हो गई उन दिनों, है ना, कितने काम बंद हो गए, नुकसान हो गया। तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी बिल्ड्स अप कॉन्फिडेंस अमंग बिजनेस पीपल टू इन्वेस्ट इन द लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स फॉर द ग्रोथ ऑफ द इकोनॉमी. On the other hand, there may be uncertainty of business activities due to political unrest and threats to law and order. अगर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं होगी तो कोई भी बिजनेसमैन इन्वेस्ट करते हुए डरेगा, और अगर हमारे यहाँ पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होगी तो ज़्यादा से ज़्यादा बिजनेसमैन इन्वेस्ट करेंगे, प्लांट्स अच्छे बड़े बड़े लगेंगे, हमारे यहाँ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ वगैरह खुलेंगी, हमारी कंट्री की ग्रोथ होगी, डेवलपमेंट होगा। नेक्स्ट डायमेंशन है लीगल एनवायरनमेंट। लीगल एनवायरनमेंट इंक्लूड्स वेरियस लेजिस्लेशंस पास्ड बाय द गवर्नमेंट, administrative orders issued by government authorities, court judgments, decisions rendered by various commissions and agencies at every level of the government, center, state or local. ये किस में आता है स्टूडेंट्स? लीगल एनवायरनमेंट में। मतलब लॉ एंड ऑर्डर, मतलब जो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर पास करती है, जो डीएम ऑर्डर वगैरह करता है कि डीएम के ऑर्डर्स हैं, स्कूल बंद रहेंगे, है ना, तो ये सब चीज़ें क्या हैं? ये लीगल एनवायरनमेंट है। तो ये भी हमारे बिजनेस को इफेक्ट करती है। इम्पॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। अभी तक आपने बिजनेस एनवायरनमेंट का मीनिंग पढ़ा, फीचर्स पढ़े, अब हम स्टार्ट कर रहे हैं इम्पॉर्टेंस। हम बिजनेस एनवायरनमेंट की स्टडी क्यों करें? बिजनेस एनवायरनमेंट की स्टडी क्यों इम्पॉर्टेंट है? आपने लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट में भी याद होगा आपको, टॉप लेवल मैनेजमेंट के फंक्शंस में पढ़ा था कि टॉप लेवल मैनेजर्स टाइम टू टाइम अपने बिजनेस एनवायरनमेंट की स्टडी करते रहते हैं, जिससे लॉन्ग टर्म में उनकी फर्म सर्वाइव कर सके। तो ये सब इम्पॉर्टेंस हम पढ़ने जा रहे हैं कि बिजनेस एनवायरनमेंट की स्टडी टॉप लेवल मैनेजमेंट टाइम टू टाइम क्यों करता रहता है, क्यों किसी फर्म की सर्वाइवल के लिए बिजनेस एनवायरनमेंट की स्टडी बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो ये इसकी इम्पॉर्टेंस में आज हम पढ़ेंगे डिटेल में। इसमें फर्स्ट हेडिंग है, इट एनेबल्स द फर्म टू आइडेंटिफाई अपॉर्चुनिटीज़। अपॉर्चुनिटीज़ का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? अपॉर्चुनिटीज़ वो एक्सटर्नल फोर्सेस हैं जो हमारी फर्म को पॉजिटिवली इफ़ेक्ट करती हैं। अपॉर्चुनिटी क्या है? एक्सटर्नल फैक्टर है, मतलब हमारे कंट्रोल से बाहर है, हम उसको अपने अकॉर्डिंग चेंज नहीं कर सकते, बाहर से आ रहा है, एक्सटर्नल फैक्टर है। बट हमारी फर्म को इफ़ेक्ट कैसा कर रहा है? हमारी बिजनेस की परफॉर्मेंस को इफ़ेक्ट कैसा कर रहा है? पॉजिटिवली। तो इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं? अपॉर्चुनिटीज़। तो इट एनेबल्स द फर्म टू आइडेंटिफाई अपॉर्चुनिटीज़ एंड गेटिंग द फर्स्ट मूवर एडवांटेज। गेटिंग द फर्स्ट मूवर एडवांटेज, इसका मतलब क्या है? जैसे हम कहते हैं ना, कहीं पर लिमिटेड सीट्स होती हैं तो हम कहते हैं फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व है, कि जो पहले आ जाएगा स्टूडेंट उसका एडमिशन हो जाएगा, क्योंकि लिमिटेड सीट्स हैं। तो इसका मतलब यही है, गेटिंग द फर्स्ट मूवर एडवांटेज, कि पहले हमें उस अपॉर्चुनिटी का एडवांटेज ले लेना चाहिए, मतलब वो हमारे हाथ से अपॉर्चुनिटी निकल ना जाए, सबसे पहले उसको ले लो, उसका जो बेनिफिट है वो ले लो, क्योंकि हमारी बिजनेस की परफॉर्मेंस को ये पॉजिटिवली इफ़ेक्ट करता है। ठीक है ना? मैं आपको इसको एग्जांपल देके समझाती हूँ। जैसे मान लीजिए आप क्लास 12th के स्टूडेंट हैं, जैसे अब 12th के बाद आपको आगे कॉलेज में एडमिशन लेना है ना, कोई DU वगैरह में लेगा, बाहर जाएगा, किसी को मान लीजिए CA करनी है, किसी को बैंकिंग की तैयारी करनी है। तो अब डिफरेंट आपके पास ऑप्शंस हैं। तो आप अपने एनवायरनमेंट की अगर स्टडी टाइम टू टाइम करते रहेंगे, जो भी आपके सीनियर्स हैं, जो भी आपके रिलेटिव्स हैं, फ्रेंड्स हैं,
जो इस फील्ड में हैं उनसे बात करते रहेंगे, पूछते रहेंगे कि आजकल क्या चल रहा है, हमें कौन सा कोर्स करना चाहिए 12th के बाद, कौन से कॉलेज में एडमिशन लेना चाहिए। तो अगर हम अपने एनवायरनमेंट की स्टडी टाइमली करते रहेंगे तो हम क्या ले पाएंगे, फर्स्ट मूवर एडवांटेज, मतलब अपॉर्चुनिटी का टाइम से बेनिफिट ले पाएंगे। नहीं तो अपॉर्चुनिटी हमारे हाथ से निकल जाएगी, है ना, कोई और ले लेगा। इसी तरह से बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस में भी अगर टॉप लेवल मैनेजमेंट टाइम टू टाइम अपने बिजनेस एनवायरनमेंट की स्टडी नहीं करेंगे तो क्या होगा, जो डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज़ हमें मिलनी थी, हमारे बिजनेस को मिलनी थी, वो हमारे कॉम्पिटिटर्स ले लेंगे। उससे क्या होगा, उन्हें फ़ायदा होगा, हमें नुकसान होगा। तो इसीलिए अपने एनवायरनमेंट की अगर हम स्टडी करते रहेंगे तो हमें पता चलता रहेगा मार्केट में क्या चल रहा है, कस्टमर्स की क्या डिमांड है, उसके अकॉर्डिंग अपने प्रोडक्ट्स में चेंजेस करते रहेंगे, जिससे मार्केट में कंपटीशन में हम सर्वाइव कर पाएंगे, है ना, जिससे हम अपने कॉम्पिटिटर्स से आगे निकल पाएंगे, जिससे हम अपने कस्टमर्स की सब डिमांड फुलफिल कर पाएंगे, जिससे हमारे कस्टमर्स हमारे कॉम्पिटिटर्स के पास ना चले जाएं, है ना। तो इन सब बातों का ध्यान रखना होता है। अपने एनवायरनमेंट की स्टडी हमें टाइम टू टाइम करते रहना चाहिए, नहीं तो जो अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो हमारे हाथ से निकल जाएंगी और हम उसका सबसे पहले एडवांटेज नहीं ले पाएंगे। और सबसे पहले एडवांटेज नहीं लिया, किसी और ने ले लिया, कॉम्पिटिटर ने ले लिया, तो हमें फिर काफ़ी टाइम तक उसका लॉस भुगतना पड़ सकता है। तो अपॉर्चुनिटीज़ रेफर्स टू द पॉजिटिव एक्सटर्नल चेंजेस that will help a firm to improve its performance। है तो एक्सटर्नल, हमारे हाथ में नहीं है, बाहर से ही आई हैं अपॉर्चुनिटीज़, बट हम अगर एनवायरनमेंट की स्टडी करेंगे, अपॉर्चुनिटीज़ का पता लगा लेंगे टाइमली, तो हम उसका बेनिफिट ले सकते हैं क्योंकि हमारे बिजनेस को पॉजिटिवली इफेक्ट करने वाली हैं। अर्ली आइडेंटिफिकेशन ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ हेल्प्स एन एंटरप्राइज टू बी द फर्स्ट टू एक्सप्लॉइट देम instead of losing them to competitors। सेकेंड जो इम्पोर्टेंस का पॉइंट है वो है इट हेल्प्स द फर्म टू आइडेंटिफाई थ्रेट्स। थ्रेट्स का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, थ्रेट्स भी एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं, ये भी हमारे हाथ में नहीं है, बाहर से ही हमारे बिजनेस की परफॉर्मेंस को इफेक्ट कर रहे हैं। पर कैसा इफेक्ट कर रहे हैं, नेगेटिव। थ्रेट्स मीन्स इनसे हमें डर के रहना चाहिए, ये हमारे बिजनेस को नेगेटिवली इफेक्ट करेंगे और ये हमारे कंट्रोल से भी बाहर हैं, एक्सटर्नल हैं, बाहर से ही आके हमें इफेक्ट कर रहे हैं। तो ये हमारे क्या कहलाते हैं, थ्रेट्स। तो अगर हम अपने बिजनेस एनवायरनमेंट की टाइम टू टाइम स्टडी करते रहेंगे तो हम क्या कर सकते हैं, इनके रिस्क को रिड्यूस कर सकते हैं, जिसे हम बोलते हैं अर्ली वार्निंग सिग्नल, कि पहले ही आपको वार्न कर देंगे कि आपको बच के चलना है, आगे खतरा है ना, तो आपको पहले ही बता दिया, अर्ली वार्निंग सिग्नल, ठीक है ना। जैसे हम कहीं जा रहे होते हैं तो रास्ते में लिखा हुआ आ जाता है डेंजर, है ना, कि भाई इस तरफ से आपको कार नहीं लेके जानी है या कार की स्पीड कम रखनी है। तो इसी तरह से थ्रेट भी क्या है, अर्ली वार्निंग सिग्नल दे रहे हैं कि ध्यान से चलो, बच के चलो, आगे खतरा है ना। तो ऐसे ही अगर हम बिजनेस एनवायरनमेंट की स्टडी करते रहेंगे तो बिजनेस में जो आगे आने वाले थ्रेट्स हैं जो हमारे बिजनेस की परफॉर्मेंस को नेगेटिवली इफेक्ट कर सकते हैं, हम उनसे बचाव के लिए कुछ भी पहले ही सोच लेंगे कि हमें ऐसे ऐसे करना है जिससे हमें इसका ज़्यादा नेगेटिव इफेक्ट ना पड़े, हम इससे बच जाएं, है ना। जैसे मान लीजिए अब कोविड-19 स्प्रेड हुआ है, लॉकडाउन हुआ है, तो हम सब बच रहे हैं ना, घर में ही रहते हैं, जरूरी काम हो तो ही निकलते हैं, और तो भी मास्क डबल पहन के निकलते हैं, है ना। घर पे आते ही फिर सैनिटाइज़र यूज़ करते हैं या हैंड वॉश करते हैं। तो ये क्या है, ये हमें अर्ली वार्निंग सिग्नल है, पहले ही बता देते हैं कि आपको ऐसे ऐसे करना है, ऐसे ऐसे नहीं करना है। ऐसे ही बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस में भी अगर मैनेजर्स टाइम टू टाइम अपने एनवायरनमेंट की स्टडी करते रहेंगे, मार्केट में क्या चल रहा है, कॉम्पिटिटर्स क्या नए प्रोडक्ट लेके आ रहे हैं, प्रोडक्ट में क्या नए फीचर्स लेकर आ रहे हैं, कितना प्राइस उन्होंने रखा हुआ है, अगर इन सब की नॉलेज उन्हें होगी टाइमली, तो वो पहले ही सोच लेंगे कि यहाँ पर ये मान लीजिए कॉम्पिटिटर हमारा जैसा प्रोडक्ट ला रहा है
और प्राइस भी कम रख रहा है तो हमें और प्राइस कम कर देने चाहिए, या हमें अपनी कोई अच्छी स्कीम निकाल लेनी चाहिए जिससे हमारी सेल पर कोई इफ़ेक्ट ना पड़े, तो हम पहले ही रास्ता निकाल लेंगे जिससे हमें ज़्यादा लॉस ना हो, ज़्यादा हमारी सेल्स पर नेगेटिव इफ़ेक्ट ना पड़े। तो स्टूडेंट्स, हमने इसमें क्या समझा? थ्रेट्स रेफर्स टू द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट चेंजेस दैट विल हिंडर अ फर्म्स परफॉर्मेंस। हिंडर मतलब रेस्ट्रिक्ट लगा सकते हैं, रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं हमारी परफॉर्मेंस पर। एनवायरमेंटल अवेयरनेस मतलब अगर बिजनेस एनवायरनमेंट की हम स्टडी करेंगे, हम जागरूक होंगे, हमें पता होगा सब कुछ, तो इट विल हेल्प मैनेजर्स टू आइडेंटिफाई वेरियस थ्रेट्स ऑन टाइम। हमें समय पर ही पता चल जाएगा कि आगे क्या प्रॉब्लम आने वाली है। एंड सर्व एज एन अर्ली वार्निंग सिग्नल, और वो हमारे लिए क्या बन जाएगा? अर्ली वार्निंग सिग्नल। नाउ थर्ड पॉइंट, इट हेल्प्स इन असिस्टिंग इन प्लानिंग एंड पॉलिसी फॉर्मुलेशन। बिजनेस एनवायरनमेंट की स्टडी। नाउ थर्ड टॉपिक इज इट हेल्प्स इन असिस्टिंग इन प्लानिंग। असिस्टिंग का मतलब होता है स्टूडेंट्स सपोर्ट करना, हेल्प करना। तो हमारा बिजनेस एनवायरनमेंट की स्टडी हमें हेल्प करता है, हमें सपोर्ट करता है सही प्लानिंग करने में, सही पॉलिसीज़ बनाने में, क्योंकि टॉप लेवल मैनेजमेंट पॉलिसीज़ बनाते हैं टाइम टू टाइम, प्लानिंग करते हैं, जो आगे मिडल लेवल मैनेजमेंट और लोअर लेवल मैनेजमेंट फॉलो करते हैं। तो टॉप लेवल मैनेजमेंट सही प्लानिंग कर सकें, सही पॉलिसीज़ बना सकें, सही डिसीज़न ले सकें, इसमें भी बिजनेस एनवायरनमेंट की स्टडी उन्हें बहुत हेल्प करती है। वो टाइम टू टाइम चेक करते रहते हैं मार्केट में क्या चल रहा है, कस्टमर्स की क्या टेस्ट प्रेफरेंस है, या ट्रेंड में क्या चेंजेस आए हैं, फैशन में क्या चेंजेस आए हैं, प्रोडक्ट्स में क्या चेंजेस आए हैं, कॉम्पिटिटर्स ने क्या प्राइस रखे हुए हैं प्रोडक्ट्स के, तो उसके अकॉर्डिंग हमें क्या प्राइस रखने हैं, या मार्केट में कोई नई स्कीम लेकर आनी है, डिस्काउंट्स वगैरह देने हैं, क्या करना है। तो ये सब चीज़ें, पॉलिसीज़ बनाना, प्लानिंग करना, ये सब कौन करता है? टॉप लेवल मैनेजमेंट। तो बिजनेस एनवायरनमेंट की स्टडी अगर वो टाइम टू टाइम करते रहेंगे तो उनकी प्लानिंग सही होगी, उनकी पॉलिसीज़ सही बनेगी। इससे क्या होगा? उन्हें अपॉर्चुनिटीज़ का पता चलता रहेगा, थ्रेट्स का पता चलता रहेगा, तो उन्हें सही डिसीजन लेने में हेल्प मिलेगी। इसीलिए बिजनेस एनवायरनमेंट की स्टडी इम्पॉर्टेंट है। सिंस एनवायरनमेंट इज ए सोर्स ऑफ बोथ अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स फॉर ए बिजनेस एंटरप्राइज, इट्स अंडरस्टैंडिंग एंड एनालिसिस। एनालिसिस मतलब डीपली स्टडी करना, थॉरली स्टडी करना किसी भी चीज़ की। कैन बी द बेसिस फॉर डिसाइडिंग द फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन। फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन मतलब आगे हमें क्या करना है, प्लानिंग करना। और ट्रेनिंग गाइडलाइंस फॉर डिसीजन मेकिंग। तो हमारी पॉलिसीज़ तभी बनती हैं जब हम गाइडलाइंस तैयार करते हैं, सही डिसीजंस लेते हैं, है ना। तो बिजनेस एनवायरनमेंट हमारी हेल्प करता है सही पॉलिसीज़ बनाने में, सही प्लानिंग करने में। तो ये नेक्स्ट इम्पॉर्टेंस का पॉइंट है। फोर्थ इम्पॉर्टेंस का पॉइंट है, इट हेल्प्स इन कॉपिंग विद रैपिड चेंजेस। बिजनेस एनवायरनमेंट की अगर हम स्टडी करेंगे तो हमें हेल्प मिलेगी, जो जल्दी जल्दी चेंजेस आ रहे हैं एनवायरनमेंट में, है ना, जो भी चेंजेस आ रहे हैं मार्केट में, जो भी चेंजेस आ रहे हैं फैशन में, ट्रेंड्स में, कस्टमर्स के टेस्ट में, प्रेफरेंस में, तो उन सब चेंजेस को, उन सब जो मार्केट में कंपटीशन चल रहा है उसको हम फेस तभी कर पाएंगे जब हम टाइमली अपने एनवायरनमेंट की स्टडी करते रहेंगे। तो टुडेज बिजनेस एनवायरनमेंट इज गेटिंग इंक्रीजिंगली डायनामिक। बहुत तेजी से चेंज हो रहा है हमारा बिजनेस एनवायरनमेंट, वेयर चेंजेस आर टेकिंग प्लेस एट ए फास्ट पेस, मतलब फास्ट स्पीड। इन ऑर्डर टू इफेक्टिवली कोप विद दीज सिग्निफिकेंट चेंजेस, मतलब इन चेंजेस को फेस करना प्रॉपरली, इफेक्टिवली, टाइमली, मैनेजर्स मस्ट अंडरस्टैंड एंड एग्जामिन द एनवायरनमेंट। मैनेजर्स को टाइमली अपने एनवायरनमेंट को एग्जामिन कर लेना चाहिए, उसकी अच्छे से स्टडी कर लेनी चाहिए, समझ लेना चाहिए, और उस हिसाब से चलना चाहिए, उस हिसाब से प्लानिंग करनी चाहिए। एंड डेवलप सूटेबल कोर्सेज ऑफ एक्शन। तो बिजनेस एनवायरनमेंट की नेक्स्ट इम्पॉर्टेंस है कि हम
जो चेंजेस आ रहे हैं बिजनेस एनवायरनमेंट में उसको हम तभी फेस कर पाएंगे जब हम टाइमली बिजनेस एनवायरनमेंट की स्टडी करते रहेंगे। इट हेल्प्स इन टैपिंग यूजफुल रिसोर्सेज। बिजनेस एनवायरनमेंट की अगर हम स्टडी करते हैं तो जो भी हमारी यूजफुल रिसोर्सेज हैं, हम कौन कौन सी रिसोर्सेज यूज़ करते हैं अपने बिजनेस में। अगर मान लीजिए हम रॉ मटेरियल परचेज़ कर रहे हैं तो हम अपने घर पे तो बना नहीं रहे, हम तो बाहर सप्लायर से परचेज़ कर रहे हैं, तो वो भी क्या है, यूज़फुल रिसोर्स है हमारे लिए। इसी तरह से जो हम स्टाफ अपॉइंट कर रहे हैं, अपने एम्प्लॉयज़ रख रहे हैं, वो भी हमारे यहाँ फैमिली के मेंबर्स तो हैं नहीं, वो भी हम बाहर से अपॉइंट कर रहे हैं, वो भी हमारी यूज़फुल रिसोर्सेज हैं। तो हम ये सब कुछ कहाँ से ले रहे हैं, सोसाइटी से। सप्लायर्स सोसाइटी का पार्ट है, कस्टमर्स सोसाइटी का पार्ट है। अगर आप गुड्स बना के रख दो, कस्टमर्स ना खरीदें तो भी आपका बिजनेस नहीं चलेगा। तो हम जितनी भी चीज़ें हैं बाहर सोसाइटी से ले रहे हैं, है ना। जितनी भी यूज़फुल रिसोर्सेज हैं हमारे यहाँ सब सोसाइटी का ही पार्ट है। तो एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को सोसाइटी के प्रति जो भी उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो पूरी करते रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर हम अच्छी क्वालिटी के गुड्स देंगे सोसाइटी को, रीज़नेबल प्राइस पर देंगे, और जो हमारा आसपास का एनवायरनमेंट है उसे पॉल्यूट नहीं करेंगे, इको फ्रेंडली मेथड्स यूज़ करेंगे प्रोडक्शन के। अगर उन्होंने कहा है कि पॉलीथीन वगैरह एनवायरनमेंट के लिए सही नहीं है तो हम पॉलीथीन नहीं यूज़ करेंगे, उसकी जगह पेपर बैग यूज़ करेंगे, है ना, क्लॉथ बैग यूज़ करेंगे, जूट बैग यूज़ करेंगे। तो इससे क्या होगा, हम जो भी अपने एनवायरनमेंट से ले रहे हैं तो एनवायरनमेंट को लौटा के दें भी अच्छा। इसे कहते हैं इट हेल्प्स इन टैपिंग यूजफुल रिसोर्सेज। मतलब इस सोसाइटी से आपने इतनी रिसोर्सेज ली हैं तो आप इस सोसाइटी को दो भी अच्छा, आउटपुट जो कन्वर्ट कर रहे हो वो भी अच्छा करो, अच्छी क्वालिटी का करो, रीज़नेबल प्राइस पे दो, है ना। तो बिजनेस एनवायरनमेंट हेल्प करता है टैपिंग द यूजफुल रिसोर्सेज दैट इट नीड्स, है ना। जो भी बिजनेस एनवायरनमेंट को, जो भी हमारी ऑर्गेनाइजेशन को, बिजनेस को रिसोर्सेज चाहिए तो वो हमें मिलती है इस सोसाइटी से, इस एनवायरनमेंट से। तो हमें इस एनवायरनमेंट को, इस सोसाइटी को देना भी क्या चाहिए, जो उसकी नीड है, डिज़ायर है, सो दैट इट कैन कन्वर्ट दोज रिसोर्सेज इनटू आउटपुट्स दैट द एनवायरनमेंट डिज़ायर्स। जो एनवायरनमेंट की मांग है, जो एनवायरनमेंट की नीड्स हैं, उसको भी हमें ध्यान में रखना चाहिए, है ना। तो बिज़नेस एनवायरनमेंट की अगर हम स्टडी करते रहेंगे तो हमें पता चलता रहेगा कि हम इस एनवायरनमेंट से क्या ले रहे हैं और इस एनवायरनमेंट को क्या दे रहे हैं। 6th पॉइंट, इट हेल्प्स इन इम्प्रूविंग परफॉर्मेंस। अगर हम बिज़नेस एनवायरनमेंट की स्टडी करते रहेंगे तो हमें हेल्प मिलेगी, हमारा बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन और अच्छा परफॉर्म करेगा और इम्प्रूवमेंट होगा हमारी परफॉर्मेंस में, और लॉन्ग टाइम पीरियड तक हमारा बिज़नेस ऐसे ही आगे ग्रोथ करता रहेगा, बढ़ता रहेगा। क्यों? क्योंकि हम टाइमली अपने बिजनेस एनवायरनमेंट की स्टडी कर रहे हैं। द एंटरप्राइजेज दैट कॉन्टिन्यूसली मॉनिटर देयर एनवायरनमेंट एंड अडॉप्ट suitable business practices can not only improve their present performance but also continue to succeed in the market for a longer period. Demonetization in this video. As you all know, our Prime Minister announced demonetization on November 8, 2016. क्यों किया था ये demonetization? जिससे जो illegal transactions हैं उस पर रोक लगा सकें, उस पर रेस्ट्रिक्शन लगा सकें। जो भी एंटी सोशल एक्टिविटीज़ हो रही थी कंट्री में उनको रोक सकें, करप्शन जो चल रहा था उस पर कंट्रोल कर सकें, जो भी इलीगल एक्टिविटीज़ हो रही थी उनको रोकने के लिए ये डीमोनेटाइजेशन की पॉलिसी हमारे प्राइम मिनिस्टर लेकर आए थे 8 नवंबर 2016 में। डीमोनेटाइजेशन जो ये पॉलिसी आई, जो ये एक्ट पास हुआ, इसमें क्या हुआ, जो हमारे यहाँ करेंसी चल रही थी, है ना, तो उसका जो लीगल टेंडर स्टेटस था वो कैंसिल हो गया। अब ये करेंसी सर्कुलेट नहीं होगी इकोनॉमी में। तो ये जो एक्ट पास हुआ इसे कहते हैं डीमोनेटाइजेशन। क्या फीचर्स हैं इसके? नंबर 1, टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन मेजर।
डीमोनेटाइजेशन जो ये पॉलिसी है, ये एक बहुत अच्छा मेज़र है, बहुत अच्छा मेथड है टैक्स को कंट्रोल करने का, एडमिनिस्टर करने का। दूसरा फीचर कि ये जो लोग टैक्स इवेज़न करते हैं, मतलब जैसे मान लीजिए आप जो भी ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं उसका रिकॉर्ड नहीं है कहीं भी, तो उससे जो आपकी मनी फ्लो हो रही है दैट इज़ ब्लैक मनी, है ना, तो वो जो है उस पर आप टैक्स पे नहीं कर रहे हैं ना, वो आप सरकार की नज़र में नहीं है, तो उसे हम टैक्स इवेज़न कहते हैं। कि हमें जो भी हमारी इनकम है, जो टैक्सेबल इनकम है, उस पर हमें गवर्नमेंट को टैक्स देना चाहिए, पर अगर हम उसको छुपा रहे हैं, टैक्स नहीं दे रहे, है ना, तो दैट इज़ टैक्स इवेज़न। तो ये उसके ऊपर भी एक बहुत अच्छा मतलब उस पर भी एक बहुत अच्छा प्रहार था, रिस्ट्रिक्शन थी कि किस तरह से हम टैक्स इवेज़न को भी हटा सकें अपनी इकोनॉमी में से। इसके अलावा नेक्स्ट फीचर क्या है डीमोनेटाइजेशन का, कि ये जो हमारा फाइनेंशियल सिस्टम है, इसमें जो मनी है वो प्रॉपर चैनलाइज हो सके, घूम सके, सर्कुलेट हो सके। क्योंकि लोग क्या करते हैं, ज़्यादा सेविंग्स वगैरह करते हैं, अपने कबर्ड्स में, लॉकरों में पैसे छुपा के रखते हैं। तो गवर्नमेंट चाहती है कि ये आए बाहर फाइनेंशियल सिस्टम में मनी सर्कुलेट हो। और इसके अलावा नेक्स्ट फीचर था डीमोनेटाइजेशन का कि एक कैशलेस इकोनॉमी बनाना। मतलब अब हमें कैश ज़्यादा कैरी करने की ज़रूरत नहीं है, हम ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारा जो फंड्स हैं वो बैंक में पड़े रहें, वहीं से हमारी ट्रांजैक्शंस, ऑनलाइन बैंकिंग, ऑनलाइन पेमेंट, ये सब चीज़ें हो सके, हमें कैश ज़्यादा कैरी ना करना पड़े, तो हमारी इकोनॉमी कैशलेस इकोनॉमी हो जाए। तो ये भी इस डीमोनेटाइजेशन का एक फ़ीचर है। अब इस पॉलिसी के आने से हमारी इकोनॉमी में क्या इम्पैक्ट हुआ? सबसे पहले जो हमारे इंटरेस्ट रेट्स थे वो डिक्लाइन हुए। जो हम लोन वगैरह लेते हैं, तो जितना ज़्यादा इंटरेस्ट रेट हाई होगा उतना ही हम लोन कम लेते हैं, है ना। जैसे हम देखते हैं ना डिमांड और सप्लाई फोर्सेस, तो अगर मान लीजिए प्राइस किसी चीज़ के ज़्यादा होते हैं तो हम क्वांटिटी कम कर देते हैं। इसी तरह से मान लीजिए हमें लोन चाहिए बट इंटरेस्ट रेट बहुत हाई हैं, तो हम क्या करेंगे, कम लोन लेंगे। अगर इंटरेस्ट रेट कम है तो हम लोन की क्वांटिटी बढ़ा देंगे, ज़्यादा लोन ले सकते हैं। तो इससे डीमोनेटाइजेशन से क्या हुआ, इंटरेस्ट रेट्स में गिरावट, डिक्लाइन हुए, है ना। और जो आपकी कैश ट्रांजैक्शंस थी वो डिक्लाइन हुई, अब ऑनलाइन ज़्यादा हो गया। और बैंक में जो डिपॉजिट्स थे वो आपके इंक्रीज़ हुए, और जो आपकी फाइनेंशियल सेविंग्स थी वो इंक्रीज़ हुई। तो इस तरह से आपकी इकोनॉमी पर इम्पैक्ट पड़ा डीमोनेटाइजेशन का। इसके अलावा दूसरा इम्पैक्ट हमने वेल्थ पर देखा, प्राइवेट वेल्थ पर, कि वहाँ पर भी हमने देखा जो रियल एस्टेट, प्रॉपर्टी वगैरह के रेट्स से वो डाउन हुए, ठीक है। तो इससे क्या हुआ, मतलब लोगों की जो प्राइवेट वेल्थ ख़रीदना वगैरह, है ना, तो ये सब चीज़ें लोगों की कम हुई, क्योंकि अब लोगों के पास ज़्यादा कैश नहीं हो था, सब बैंक में डिपॉजिट हो गया था। इसके अलावा पब्लिक सेक्टर की वेल्थ पे कोई भी इसका इफ़ेक्ट नहीं पड़ा। हाँ, बस इकोनॉमी में डिजिटलाइजेशन बहुत आया। अब डिजिटल ट्रांजैक्शंस ज़्यादा से ज़्यादा होने लगी, नए यूज़र्स बन गए, सब ने अपने फ़ोन वगैरह पर, है ना, भीम यूपीआई, ये पेटीएम, ये सब गूगल पे, ये सब डाउनलोड कर लिया ऐप, और इन सब से पेमेंट वगैरह करनी शुरू कर दी। तो डिजिटलाइजेशन काफ़ी देखने को मिला। और रियल एस्टेट मतलब प्रॉपर्टी वगैरह के रेट्स काफ़ी डाउन हुए, प्राइस डिक्लाइन हुए। और अगर हम गवर्नमेंट का देखें, जो रिवेन्यू है, जो वो टैक्स के थ्रू रिवेन्यू अर्न करती है, टैक्स कलेक्ट करती है, तो वो काफ़ी अच्छा हुआ। इनकम टैक्स वगैरह लोगों ने काफ़ी पे करा, और इनकम टैक्स कलेक्शन में काफ़ी राइज़ हुआ, इंक्रीज़ हुआ। अब कुछ भी गवर्नमेंट से छुपा हुआ नहीं है, किसी का भी
सबको पता है गवर्नमेंट को कि कौन कितना कमा रहा है, कितना उसे टैक्स देना है और कितना वो टैक्स दे रहा है। तो सब चीज़ें डिस्क्लोज हो गई गवर्नमेंट के आगे। नाउ स्टूडेंट्स, दिस वाज द कंप्लीट टॉपिक अबाउट डीमोनेटाइजेशन, इट्स फीचर्स एंड ऑल दैट। Discuss new industrial policy of 1991, its components and its impact. New industrial policy of 1991, ये आप लोग 10th में भी पढ़कर आए हैं इकोनॉमिक्स वगैरह में, SST में, और 11th वगैरह में भी आपने ये इकोनॉमिक्स में पढ़ा होगा। न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी ऑफ 1991, जिसे हम बोलते हैं LPG। LPG की फुल फॉर्म है यहाँ पर लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। ये जुलाई 1991 में ये पॉलिसी अनाउंस्ड हुई थी और इसकी एम क्या थी? इंडस्ट्रीज़ को सेव करना लाइसेंसिंग सिस्टम से, क्योंकि जब हमारा देश आज़ाद हुआ 1947 में, उस समय जब सरकार बनी तो उन्होंने काफ़ी रेस्ट्रिक्शंस लगा दी थी एक्सपोर्ट पर, इंपोर्ट पर। ऐसा क्यों किया था? क्योंकि उससे पहले हमारे देश को गुलाम बना लिया था ब्रिटिशर्स ने। ब्रिटिशर्स आए तो थे ट्रेड करने, बट वो यहाँ पर रूल करने लग गए। तो जब इतनी मुश्किल से हमें आज़ादी मिली, उन्हें यहाँ से भगाया ब्रिटिशर्स को, तो फिर हमें लगा कि रेस्ट्रिक्शंस लगा देनी चाहिए, ट्रेड बैरियर्स वगैरह बना देने चाहिए। एक्सपोर्ट इंपोर्ट पर ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस होंगी तो हर कोई करते हुए थोड़ा सोचेगा, डरेगा। तो बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस लगा दी थी। तो 1991 में कुछ जो अननेसेसरी हमें रिस्ट्रिक्शंस लगी वो हमने रिमूव करी और इसको हमने नाम दिया लिबरलाइजेशन। लिबरलाइजेशन का मतलब होता है फ्रीडम, मतलब एलिमिनेट करना, रिमूव करना अननेसेसरी रिस्ट्रिक्शंस ट्रेड से, जिससे इजीली लाइसेंस वगैरह मिल सके, इजीली हम अपना वर्क वगैरह कर सकें बिजनेस में। फिर उसके बाद प्राइवेटाइजेशन का यहाँ पर क्या मतलब था कि जब 1947 में देश आज़ाद हुआ, उस समय लोगों के पास इतना पैसा नहीं था कि वो ज़्यादा फैक्ट्रीज़, इंडस्ट्रीज़ वगैरह खोल सकें, तो सब पब्लिक सेक्टर ने ही यहाँ पर इंडस्ट्रीज़ वगैरह खोली। तो धीरे धीरे 1991 तक हालत थोड़ी सुधर चुकी थी, लोग संभल चुके थे, लोगों के पास पैसा था। तो अब उन्होंने क्या करा, पब्लिक सेक्टर के रोल को थोड़ा कम करा, प्राइवेट सेक्टर में अब इंडस्ट्रीज़ वगैरह इंक्रीज़ हो गई। पब्लिक सेक्टर की कुछ इंडस्ट्रीज़ प्राइवेट सेक्टर में सेल हो गई, पब्लिक सेक्टर ने अपने शेयर्स सेल कर दिए प्राइवेट सेक्टर को। तो इस तरह से प्राइवेट सेक्टर का रोल बढ़ा और पब्लिक सेक्टर का रोल रिड्यूस हुआ। और इसमें थर्ड वर्ड है ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या है कि अब कोई भी फॉरेन कंपनी हमारी इंडियन मार्केट में आकर आराम से अपना बिज़नेस वगैरह कर सकती है। तो इस चीज़ को काफ़ी एनकरेज किया गया। तो ग्लोबलाइजेशन में क्या हुआ, पूरा वर्ल्ड एक सिंगल मार्केट बन गया। तो ये न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आई LPG, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। अब इसका क्या इम्पैक्ट हुआ हमारे बिजनेस पे, हमारे ट्रेड पर, हमारे इंडिया की इंडस्ट्रीज़ पर। तो लिबरलाइजेशन का मतलब समझ में आया आप लोगों को, रिमूवल ऑफ अननेसेसरी कंट्रोल एंड रिस्ट्रिक्शंस ऑन बिजनेस। प्राइवेटाइजेशन मीन्स गिविंग ग्रेटर रोल टू द प्राइवेट सेक्टर इन द नेशन बिल्डिंग प्रोसेस and reduce the role of the public sector. Or globalization means integration of various economies of the world leading towards the emergence of cohesive global economy. अब ये पॉलिसी आ तो गई, अब इसका इम्पैक्ट क्या हुआ हमारे बिजनेस पर, हमारी इंडस्ट्रीज़ पर। सबसे पहला इम्पैक्ट अगर हम देखें तो कंपटीशन बहुत बढ़ गया, क्योंकि अब फॉरेन कंपनीज़ भी आ चुकी हैं यहाँ पर। जैसे मान लीजिए आप देखो इलेक्ट्रॉनिक्स में ही देख लीजिए, आप टीवी, फ्रिज, मशीन, माइक्रोवेव कुछ भी लेने जाओ, AC, तो उसमें कितनी सारी कंपनीज़ हैं, है ना। उसमें कितनी सारी तो फॉरेन कंपनीज़ हैं, LG, सैमसंग, वर्लपूल, है ना। तो अब कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया। आफ्टर द रिफॉर्म्स, de-licensing and liberalized entry of foreign industrialists increased the competition
स्पेशली इन सर्विस सेक्टर। मल्टीनेशनल कंपनीज आ गई, उन्होंने इतने लोगों को जॉब वगैरह दी, तो सर्विस सेक्टर में भी बहुत ज़्यादा कंपटीशन बढ़ गया। उसके बाद दूसरा इम्पैक्ट देखने को मिला कि जो हमारे कस्टमर्स थे उनके पास बहुत ज़्यादा चॉइस हो गई, तो वो बहुत ज़्यादा डिमांड करने लगे, मोर डिमांडिंग कस्टमर्स, है ना। अगर हमें एक चीज़ लेनी होती है, हम कितनी सारी वैरायटी देखते हैं, उसमें से एक चीज़ फाइनल सेलेक्ट करते हैं। तो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हैव एनकरेज द थ्योरी ऑफ कंज्यूमरिज्म। अब कंज्यूमर मार्केट का किंग हो गया, हैज़ क्रिएटेड ए बायर्स मार्केट इन इंडिया। अब जो कस्टमर को चाहिए, जो उसकी पसंद है, उसके अकॉर्डिंग गुड्स बनने लग गए। थर्ड अगर हम इम्पैक्ट देखें तो रैपिडली चेंजिंग टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट, क्योंकि बाहर से जो इंडस्ट्रीज़ आई वो अपने साथ अपनी न्यू टेक्नोलॉजी, एडवांस टेक्नोलॉजी लेकर आई, तो उससे क्या हुआ, जल्दी जल्दी टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट में भी चेंजेस आने शुरू हो गए। Increased competition has made it necessary for manufacturers to adopt the latest technology in production, improving the quality of products to reduce the cost of production, creates tough challenges before smaller firms. तो जो हमारी इंडिया की स्मॉल फर्म्स थी उनके सामने एक चैलेंज हो गया, अब उन्हें भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी यूज़ करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि उससे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिड्यूस होती है, क्वांटिटी इंक्रीज़ होती है प्रोडक्शन की। अगर वो ऐसा नहीं करते तो वो कंपटीशन में पीछे रह जाएंगे। और क्या इम्पैक्ट हुआ? नेसेसिटी फॉर चेंज। अगर हम ना भी चाहें तो भी हमें चेंज करना पड़ेगा, ज़रूरी हो गया, तभी हम सर्वाइव कर पाएंगे। न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी मेड द बिजनेस मोर वॉलेटाइल। Enterprises have to continuously modify their operations and policies to survive in the market. अगर आपको मार्केट में सर्वाइव करना है तो आपको कॉन्टीन्यूसली चेंजेस करने पड़ेंगे, जैसे जैसे मार्केट में चेंजेस आ रहे हैं, अदरवाइज़ आप पीछे रह जाएंगे और कंपनीज़ के प्रोडक्ट्स ज़्यादा सेल हो जाएंगी, आपकी प्रोडक्ट्स को कोई ख़रीदेगा ही नहीं। नेक्स्ट इम्पैक्ट अगर हम देखें, नीड फॉर डेवलपिंग ह्यूमन रिसोर्सेज। जो हमारे यहाँ का स्टाफ है, हमारे यहाँ की एम्प्लॉयज़ हैं, हमारे यहाँ की जो यंग जनरेशन आ रही है, उन्हें भी इस तरह की नॉलेज दी जाए कि वो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को यूज़ कर सकें। ऑन द जॉब ट्रेनिंग, ऑफ द जॉब ट्रेनिंग, इस तरह के कोर्सेज़ वगैरह एम्प्लॉयज़ को दिए जाएं जिससे उनकी नॉलेज अपडेट हो। और इम्पैक्ट हमने देखने को मिला मार्केट में, मार्केट ओरिएंटेशन। अब कंज्यूमर किंग हो गया। पहले क्या होता था, जो भी आप बना के दे दो कंज्यूमर्स ख़रीद लेते थे, बट अब पहले कंज्यूमर्स की डिमांड की स्टडी की जाती है, उसके अकॉर्डिंग गुड्स बनाए जाते हैं। तो अब क्या हो गया, मार्केट ओरिएंटेड, मतलब अब कंज्यूमर किंग हो गया, अब मार्केटिंग कंसेप्ट आ गया। ड्यू टू कॉम्पिटिशन फर्म्स एनालाइज मार्केट फर्स्ट। अब पहले मार्केट में जाके देखा जाता है कि क्या क्या चल रहा है, उसके अकॉर्डिंग फिर प्रोडक्शन की जाती है जिस हिसाब से रिक्वायरमेंट हो। तो इस तरह से मार्केट ओरिएंटेड कंसेप्ट आया। जिनका सब्सक्राइब बटन रेड कलर का है वो चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए उस पर क्लिक करें और बेल आइकन भी प्रेस करें।